एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो दो प्रोसेस से होता है। पहला प्रोसेस, इसका जो एब्जॉर्प्शन है, फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा सिंपल प्रोसेस में ही कार्बोहाइड्रेट जो था वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो था वो एब्जॉर्ब हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए ध्यान से समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहला प्रोसेस जो है, इसमें जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, शॉर्ट चेन एंड लॉन्ग चेन वाटर सॉल्युबल, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन जो है वो वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए, तभी इस प्रोसेस से क्या होंगी, ये एब्जॉर्ब हो पाएंगी। लॉन्ग चेन वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड, ये क्या होंगी, ये सिंपली एब्जॉर्ब हो जाएंगी इंटेस्टाइनल सेल में। इंटेस्टाइन की सेल्स में, इंटेस्टाइन की वॉल में क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं जिनमें डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएंगी। वो जो यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगी। सिंपल प्रोसेस है। अब जो दूसरा प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है, जो अनब्रोकन फैट है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी कि ग्लिसराइड्स जो हैं, अनब्रोकन फैट, उसके बाद लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यहाँ पे लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी एब्जॉर्ब हो रही है फर्स्ट प्रोसेस में, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल है। और यहाँ पे जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो वाटर इनसॉल्युबल है। और यहाँ पे ग्लिसराइड्स भी हैं, ग्लिसराइड्स, अनब्रोकन फैट, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स, ये इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब होंगी। अब ये कैसे एब्जॉर्ब होंगी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये भी इंटेस्टाइन की वॉल में ही एब्जॉर्ब होंगी। वहाँ पे इंटेस्टाइनल विलाई होती हैं और उन विलाई के बीच में क्रिप्ट्स होती हैं। अगर हम इंटेस्टाइन की वॉल की बात करें तो उनमें विलाई होती है, इंटेस्टाइनल विलाई या माइक्रो विलाई भी कहते हैं उन्हें। उनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऐसे करके पूरे इंटेस्टाइन में ऐसी विलाई रहती है, ये माइक्रो विलाई भी कहते हैं इन्हें। और इनके बीच बीच में क्या होता है, कैपिलरीज का फाइन नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स का फाइन नेटवर्क होता है, ताकि जो भी फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो वो क्या हो, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए। और इन्हीं के बीच में क्या होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, जिन्हें यहाँ पे हम कहते हैं लैक्टिल्स। इनके बीच में क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जिन्हें हम लैक्टिल्स के नाम से जानते हैं अगर माइक्रोविलाई की बात की जाए तो। और ये जो संकन स्ट्रक्चर है, जो डीपली सीटेड स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन की वॉल में, इसे कहा जाता है क्रिप्ट्स। ये क्या कहलाएगा, क्रिप्ट्स कहलाएंगी। ये सारी जो डीपन स्ट्रक्चर है, संकन स्ट्रक्चर है माइक्रोविलाई के बीच बीच में, ये कहलाएंगी क्रिप्ट्स। ये बीच में जो है ये लैक्टिल्स कहलाएंगी। और ये क्या है, मैक्रोविलाई, या फिर इन्हें इंटेस्टाइनल विलाई भी कहते हैं। इन्हीं में एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं और वही क्या करती हैं, जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है डाइजेस्ट होकर, या फिर वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, उसे क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यहाँ पे क्रिप्ट्स के थ्रू क्या होगा, जो ये जो थी हमारे पास तीन चीज़ें थी, जो अनब्रोकन फैट था, लॉन्ग चेन फैटी एसिड थी और ग्लिसराइड्स, वो यहाँ पे क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी इन क्रिप्ट्स में। अब क्रिप्ट्स में कैसे ये एब्जॉर्ब होंगी, ये बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दो प्रोसेस होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसमें थोड़ा बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है, देख लेते हैं एक बार क्या है।
पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ये दो प्रोसेस है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी फूड मटेरियल अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉलिड फूड मटेरियल अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई भी सॉलिड फूड मटेरियल अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। लेकिन अगर वहीं कोई फूड मटेरियल है जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड फूड मटेरियल और फैगोसाइटोसिस में सॉलिड। जैसे हम अमीबा में देखते हैं कि अमीबा में क्या होता है, सिंगल सेल बॉडी है उसकी, और कोई भी फूड मटेरियल अगर उसके आसपास आ गया तो उसकी जो क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें बन जाता है स्यूडोपोडिया, और उन्हीं स्यूडोपोडिया के थ्रू जो फूड मटेरियल है उससे वो कैप्चर कर लेता है और फूड वैक्यूल के फॉर्म में वो अंदर चला जाता है, और वहाँ पे एंजाइम स्केल पे वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए अगर किसी लिक्विड मटेरियल की, अगर वहाँ पे लिक्विड मटेरियल कोई प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड, अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ, तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे क्रिप्स के थ्रू लिक्विड, ये जो फैट है ये लिक्विड ही तो है, लिक्विड फॉर्म में ये फैट जो है वो एब्जॉर्ब होगा और ये पहुंच जाएगा क्रिप्स के थ्रू एब्जॉर्प्टिव सेल्स में। यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सेल्स होंगी, इनके साइटोप्लाज्म में ये क्या होगा, पहुंच जाएगा। क्रिप्स के थ्रू कहां पहुंच गया, क्रिप्स के थ्रू पहुंच गया साइटोप्लाज्म ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल। एब्जॉर्प्टिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्रिप्स के थ्रू पहुंच गया फूड मटेरियल, यानी कि जो भी वो डाइजेस्ट हुआ था फैट, कौन कौन से पार्ट थे, अनडाइजेस्टेड फैट या अनब्रोकन फैट, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और ग्लिसराइड्स। ये तीनों क्रिप्स के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस पहुंच गए साइटोप्लाज्म ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो डायमीटर है, अगर पिनोसाइटोसिस के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो इनका डायमीटर जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में इनका डायमीटर होना चाहिए। अगर इससे बड़ा है, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा है, तो क्या होगा, पिनोसाइटोसिस के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब ये क्या कहते हैं, क्रिप्स के थ्रू ये पहुंच गए साइटोप्लाज्म में, और वहां पे पहुंचने के बाद ये कहलाएंगे, जब इस साइटोप्लाज्म में पहुंच गए उसके बाद ये पहुंच जाएंगे, क्रिप्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो गया, वहां पे पहुंचेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल। एब्जॉर्प्टिव सेल के बाद ये पहुंच जाएंगे लैक्टिल्स में, यानी कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं माइक्रोविलाई में, वो कहलाती हैं लैक्टिल्स, और उन लैक्टिल्स में ये पहुंच जाएंगे और इन्हें हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन। जो भी डाइजेस्टेड फैट था वो क्रिप्स के थ्रू पहुंच गया साइटोप्लाज्म ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल, और वहां से ये चला गया लिम्फेटिक वेसल्स में, जिन्हें हम कहते हैं लैक्टिल्स। लैक्टिल्स में पहुंचने के बाद ये काइलोमाइक्रोन कहलाएगा। काइलोमाइक्रोन जब लैक्टिल्स में पहुंच गया, वहां पे पहुंचने के बाद यहाँ इसमें कुछ चेंजेस होंगे, काइलोमाइक्रोन में कुछ चेंजेस होंगे। अब क्या क्या चेंज होंगे इसमें देख लीजिए एक बार। काइलोमाइक्रोन जब लैक्टिल्स में पहुंचा तो ये इसमें इसके सरफेस पे प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाएगी।
काइलोमाइक्रोन अपने सरफेस पे प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये काइलोमाइक्रोन से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे काइल में। अब इन्हें हम काइल कहेंगे जब ये क्या कहते हैं अपने सरफेस पे प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तब ये काइल कहलाएंगे। अब ये काइल पहुंच जाएंगे डीपर लैक्टिल्स में, अंदर संकीर्ण जो लैक्टिल्स होंगी उनमें पहुंच जाएंगे और वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। अब लैक्टिल्स से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए कुछ चेंजेस जरूरी हैं, तो वहां पे एक हार्मोन होता है विलिकाइनिन। विलिकाइनिन हार्मोन की हेल्प से ये काइल जो है लैक्टिल से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये फैट जो फैटी टिश्यू होंगे यानी कि जो एडिपोज टिश्यू है उनमें जाके फैट स्टोरेज टिश्यू में वहाँ पे स्टोर हो जाएगा और जो कुछ अमाउंट में फैट जो होता है वो लीवर में भी स्टोर होता है। तो एडिपोज टिश्यू और लीवर में जाके ये स्टोर हो जाएगा। तो ये था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फैट का। डाइजेशन भी हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।